Hello students. So as we were discuss about the structure of atom, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर। और आज हम लास्ट के जो दो क्वांटम नंबर रह गए हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सबसे पहले देखते हैं कि m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो जैसा कि हमने सभी के बारे में देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। So this quantum number is required to explain the fact that when, यहां से एक्चुअली इसकी डेफिनेशन स्टार्ट है, when the source of producing lines spectrum, यदि कोई सोर्स है और वो लाइन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इस प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और यदि उस लाइन स्पेक्ट्रम को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो ईच स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ लाइंस, तो हर जो स्पेक्ट्रम लाइंस है वो बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। पहले जीमन इफेक्ट देखते हैं कि जीमन इफेक्ट है क्या। हमने बात की कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को डिनोट करता है, इट डिनोट्स दी मेन लाइंस, ये मेन लाइंस को डिनोट कर रहा है। मेन लाइंस के अंदर देयर आर सम फाइन लाइंस, इसके अंदर कुछ ना कुछ फाइन लाइंस प्रेजेंट है, सो इट कंटेन फाइन लाइंस। जब ये फाइन लाइंस को हम किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस के अंदर। वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस, वो और ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। सो उस स्प्लिटिंग का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग हुई है नंबर ऑफ लाइंस, इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो एक नंबर ऑफ लाइंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीमन इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। नाउ ये पूछा जाता है काफी बार, तो ध्यान रखना है जीमन इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीमन इफेक्ट क्या है। दूसरा, आप इस चीज को ऐसे समझते हैं कि ये चीज प्रोड्यूस कैसे होती है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो इन टर्म्स क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज इट कंटेन चार्ज, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ये स्पेक्ट्रम लाइंस हम पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रम लाइंस क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जा रहा है और जब वापस आएगा तो वो लाइंस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इन टर्म्स ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब ये हुआ इलेक्ट्रॉन की बात। हमने एक्सटर्नली यहां पर क्या प्रोड्यूस कर दिया, यहां पर क्या अप्लाई करवा दिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करवा दिया। जब एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया तो यहां पर क्या होगा, जो लाइंस, जो स्पेक्ट्रम लाइंस जो ये प्रोड्यूस कर रहा था, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, दैट विल बी स्प्लिट। ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई नंबर ऑफ लाइंस के अंदर। वो नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट ओरिएंटेशंस में मूव करेंगी, जहां जहां उन्हें स्पेस मिलेगा वो वहां मूव करेंगी, और उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, की कितनी ऐसी ओरिएंटेशंस हैं जहां वो स्प्लिट होंगी, उसी को क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि इस चीज को हम यूं समझ सकते हैं कि कितनी ओरिएंटेशंस है, कितनी डायरेक्शंस है, ये हमें डायरेक्शंस के बारे में बताएगा। जब वो स्प्लिटिंग हो रही होगी तो वो स्प्लिटिंग कितनी डायरेक्शंस में हो सकती है, कितनी ओरिएंटेशंस है वहां पे, सो दैट विल डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हमने क्या देखा कि यदि हम एक्सटर्नल सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, तो वो उसका जो स्प्लिटिंग होगा नंबर ऑफ लाइंस के अंदर, जिसे हम जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और वो स्प्लिटिंग किसके ऊपर बेस्ड होगा, कितनी वहां पर ओरिएंटेशन है, वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, या वो जेड एक्सिस की तरफ मूव करेगा। सो वो स्पेक्ट्रम लाइंस की जो स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगी वहां पर प्रेजेंट नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस के ऊपर, एंड उसी बेसिस पर हम यहाँ पर
ओरिएंटेशंस को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन हमारे पास है, सिंस द ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का मतलब ही क्या है? ओरिएंटेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल, यानी कि ये हमें ऑर्बिटल्स की काउंटिंग बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, इन ए सब शेल। एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये हमें ओरिएंटेशन से ही पता चलता है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द m. So here we are doing the calculation of m. m का कैलकुलेशन करेंगे। m की जो वैल्यू होती है ये रेंजिंग होती है, रेंज में आएगी, रेंजिंग बिटवीन -l टू +l। ठीक है, सो एक एक करके यदि हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उससे पहले यदि हम बात करें टोटल वैल्यू ऑफ m, सो फॉर एवरी value of L, m has 2l plus 1 values। m की टोटल कितनी वैल्यू होंगी? 2l plus 1 वैल्यूज होंगी। लेट अस कैलकुलेट इट। 2l plus 1 वैल्यूज कैसे होंगी वो भी देखते हैं। से अगर L फॉर s ऑर्बिटल, से वैल्यू ऑफ L इज 0, 0 किसके लिए होती है? s ऑर्बिटल्स के लिए होती है। ठीक है, सो दिस इज s ऑर्बिटल। ठीक है, इसी ऑर्बिटल के लिए m की क्या वैल्यू होगी? m हैज 0, क्योंकि माइनस और प्लस 0 तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सो ये हुई s ऑर्बिटल के लिए। फॉर l हैज 1 वैल्यू, किसके लिए? p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए यदि इसकी 1 वैल्यू है तो m की जो वैल्यूज होंगी -l से +l जाएगी। सो इसकी वैल्यूज क्या बनेगी? -1, 0 एंड +1। ठीक है, ये वैल्यूज बनेंगी। आप इसको देखिए ध्यान से। सो दैट विल रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l। सो -1 से +l गया फॉर p ऑर्बिटल। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो ओरिएंटेशंस की बात करें तो ओरिएंटेशन क्या होगा? इट कैन डिनोट px, इट कैन डिनोट py एंड pxy, pyz एंड pzx। ये इसके 3 ओरिएंटेशंस होंगे, pxy, pyz एंड pzx। ठीक है, ये तीनों ओरिएंटेशन किसको डिनोट करें? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि -1 ही इसको शो करेगा, 0 ही इसी को शो करेगा, या ये इसी को शो करेगा। ये आप सुटेबिलिटी के हिसाब से आप किसी को भी किसी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये चीज इसी के साथ ही होगी। नाउ टेक अदर एग्जांपल ऑफ d का। सो l की बात करें फॉर 2, l की वैल्यू 2 होती है d ऑर्बिटल के लिए। d ऑर्बिटल के लिए होती है, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी m की? m विल हैव -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, सो देखिए ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इट विल रिप्रेजेंट dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ये सारे के सारे इसके ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ओरिएंटेशंस आ जाएंगी। दीज आर द ओरिएंटेशंस फॉर द d ऑर्बिटल। सेम वे में f के लिए 3 होंगी, तो -3 टू +3 जाएगा। आपको सिर्फ ये 3 ही करने हैं, s, p एंड d ऑर्बिटल्स की बात करनी है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो आपको इसी को ही कंसीडर करना है। तो हमें सिर्फ इन तीनों की ही बात करनी है। ठीक है, s के लिए m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसका फर्दर आगे कोई ओरिएंटेशन है ही नहीं। ठीक है, 0 होगी। 1 के लिए इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? -1, 0, +1, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l। और d के लिए इसकी वैल्यूज क्या होंगी? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, ये जब हम इसके भी स्ट्रक्चर करेंगे ऑर्बिटल्स की, तब आपको ये पता चलेगा कि इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनकी ओरिएंटेशंस कैसे हो सकते हैं। सो वी विल डिस्कस इट। सो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें पता चलेंगी। नाउ वी विल फ्रेम इट। अब हम इसे फ्रेम करेंगे सारी की सारी चीजों को, कि n की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग l की क्या वैल्यू हो सकती है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग m की क्या वैल्यू हो सकती है। बट उससे पहले एक लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड दी स्पिन क्वांटम नंबर। हम उसे स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर?
सो द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर जब मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो घूम ही रहा है, उसके अलावा वो अपने एक्सिस के भी डायरेक्शन में घूमता है, अपने एक्सिस के दौरान भी घूमता है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर को देखिए कि ये इस अगर यूं घूम रहा है तो ये अपने एक्सिस की तरफ भी यदि घूमेगा तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ तो घूम ही रही है, सन के चारों तरफ तो चक्कर लगा ही रही है, साथ में अपने एक्सिस की तरफ भी घूम रही है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट बनते हैं। सो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही मूव कर रहा है, अपने एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मूव कर रहा है। सो ड्यूरिंग दिस मोशन वो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और या फिर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, या वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये स्पिनिंग है। ड्यू टू दिस रीजन इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो, या तो वो +1/2 होगा यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दैट वाइज क्लॉकवाइज, और यदि वो -1/2 होगा कब, जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। सो ये इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, तो इसके कैलकुलेशंस का कुछ ज्यादा है नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें हेल्प करता है किसके लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जब ये यहां पर मूव कर रहा है, सो ये माइक्रो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, इट एक्ट एज ए माइक्रोमैग्नेट। माइक्रोमैग्नेट का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा यदि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे। पर कैंसल आउट नहीं होगा किस केसेस में, यदि वहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं जब हमने इसके बीच में डिफरेंस किया था। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों जब अपोजिट स्पिन में घूम रहे हैं और जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे का कैंसल आउट कर देंगे। पर यदि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तब तो वहां पर क्रॉसिंग भी नहीं होगी क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है और इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, देन इट विल शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। सो यदि वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और उसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट विल बी by this formula n into n+2 bm. bm is the unit that is called the Bohr magneton. बहुत बार यूज करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, where n is the number of unpaired electron. किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो वी डिनोटेड बाय माइक्रो s, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर से हम इसको डिनोट करते हैं, माइक्रो वर्ड यूज कर। So that is the unit बोहर मैग्नेटॉन। इसकी हेल्प से हम इसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होंगे। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। सो अब हम करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस सारी की सारी चीजों को फ्रेम करते हैं कैसे किस किस की क्या क्या जरूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सभी के बारे में पढ़ा, से दिस इज शेल, एन से डिनोट करते हैं, सब शेल एल से डिनोट करते हैं, ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल, इसको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। एम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्या देता है आपको, ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है, ओरिएंटेशंस कितनी वहां पर डायरेक्शंस हो सकती हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम वहां पर कैलकुलेशन करते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यदि शेल कौन सी है, फर्स्ट है, फर्स्ट शेल याद रखनी है। फर्स्ट शेल के अंदर अगर हम बात करें तो केवल एक शेल है तो एक ही सब शेल होगी, दैट इज दी एस। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, एस से, एस पी डी एफ इसी तरीके से चलता है। तो एक शेल है तो एक ही सब शेल होगी, इसका कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी एस ही रहेगा, एस का कोई और आगे फर्दर ओरिएंटेशन नहीं है। एस अपने आप में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रखता है, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का कोई ओरिएंटेशन नहीं है। ऑर्बिटल यदि एक ही है तो एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो फर्स्ट में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर? हम जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी। सबशेल सेकंड, दूसरी शेल की बात करें, ये वही चीज है के एल एम जो हम बात करते हैं। दिस इज के के अंदर सिर्फ एक ही एस सबशेल होगी और एस ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। 2 शेल हैं तो 2 ही सबशेल्स होंगी। 2 सबशेल के अंदर पहली सबशेल क्या होगी, एस होगी, और दूसरी क्या होगी, पी होगी। क्लियर? पहली एस होगी, दूसरी पी होगी। अब इसके अंदर बात करते हैं, एस का तो एस ही रहेगा यहां पर, और पी के आगे 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। कौन कौन सी? दैट इज पी एक्स वाई, पी वाई जेड एंड पी जेड एक्स। ठीक है, 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, यानी कि इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आगे बात करें तो। ठीक है, ओरिएंटेशंस मींस ऑर्बिटल, तो इसकी 3 ओरिएंटेशन होगी, पी एक्स वाई, पी वाई जेड एंड पी जेड एक्स। तो 3 ओरिएंटेशंस होगी, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स हो गए। एक ऑर्बिटल ये एस का रखा हुआ है और 3 ऑर्बिटल पी के हैं, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 4, 1 2 3 4, 4 4 into 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। याद रखनी है ये बात। ठीक है, सेकंड शेल कैन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी चीजों से हम सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। नाउ थर्ड वन इज 3 शेल 3 है तो सब शेल भी कितनी होगी, 3 होगी। एक होगा एस, एक होगा पी और एक होगा डी। ठीक है, डी भी इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ यहां पर क्या होगा, दैट विल बी एस का तो एस ही रहेगा, पी का क्या रहेगा, पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स। 3 इसके हो गए। डी के कितने होते हैं, डी के होते हैं 5। 5 कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं 5 इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए, एक ऑर्बिटल ये रहा, 3 ऑर्बिटल पी के हुए और 5 ऑर्बिटल किसके हुए, डी के। 5 ऑर्बिटल डी के हुए, 1 2 3 4 5 डी के, 1 2 3 इसके, और 10 इसमें आएंगे क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 10 डी के हुए, 6 पी के हुए और 2 इसके, तो टोटल कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर आप देखो ध्यान से तो ये 2n स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा। 2 8 18, यही तो हमने किया था बोहर मॉडल के अंदर भी, इस चीज के ऊपर बात की थी कि 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है पूरी की पूरी शेल में, ऑर्बिटल में नहीं। दीज आर द ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं। m की वैल्यूज इसके लिए क्या होगी, 0 होगी। p के लिए क्या होगी, -1 0 +1। याद कीजिए ये हमने किया, यहाँ पर होगी -2 -1 0 +1 एंड +2। ये हुई d की वैल्यूज। यहाँ पर l की वैल्यूज जो होती हैं फिक्स होती हैं, 0 s के लिए 0 होती है और p के लिए 1 होती है, दैट इज 0 1 2, दैट विल बी फिक्स। ये वैल्यू फिक्स होती है। और m की वैल्यू -2 से +2 d के लिए, -1 से +1 p के लिए। ये सारी की सारी वैल्यूज ऐसे ही चलती है। 2n स्क्वायर के हिसाब से यदि फॉर्मूले की बात करें तो n को यदि 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 2। फर्स्ट शेल में कितने आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। टोटल इलेक्ट्रॉन अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं वो अलग बात है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। तो शेल के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसी तरीके से ही चलेगा। सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड के अंदर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो इसी वे में हम यहाँ पर इसकी फिलिंग करते हैं। क्लियर? तो ये हुआ इसका यूजेस कि ऐसे ऐसे इसके अंदर यूज होगा।